हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बजट के ऊपर। बजट 2026-27 की बजट के बारे में बात करेंगे। और इस बार जो निर्मला सीतारमन जी चूंकि वित्त मंत्री हैं और उनके द्वारा जो है 9वीं बार जो है बजट प्रस्तुत किया गया है। अभी तक के कार्यकाल में देखा जाए जो एनडीए का सरकार है उसमें जो है 9वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा जो है बजट पेश किया गया है। 2026-27 का बजट है। जो मेन मेन हमको इसमें पढ़ना है कि बजट में इस बार क्या क्या बताया गया है। इस बार के बजट में स्पेशल क्या है। क्या कोई इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या कुछ ऐसी चीजें हुई है जो हमको जानना चाहिए बजट के हिसाब से। उन सभी मुद्दों पर जो है हम लोग जो है इस बार के बजट में हम लोग चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो आइए एक एक करके जो है हम लोग सारी बातों को जानते हैं। इस बार के बजट में अगर हम देखें तो बजट का जो आकार था इस बार का यानी कि जो मुख्य राजकोषीय आंकड़े हैं यानी कि फिजिकल जो डेटा है हमारे बजट का उस बजट में जो बजट का आकार था वो 53.5 लाख करोड़ रुपए थे यानी कि 53.5 लाख करोड़ रुपीज जो थे इस बार के कुल बजट का आकार था। जो आपसे पेपर में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए कि बजट का आकार क्या था तो इस बार के जो बजट का आकार मैं एक एक चीज बताऊंगा आप सभी को। तो बजट का आकार कितना था। बजट का आकार जो था वो आपका 53.5 लाख करोड़ रुपीस था। ये आपके इस बार का बजट का आकार है। ये कौन सा बजट है। ये 2026-27 का बजट है। किसके द्वारा पारित किया गया है। वित्त मंत्री जी के द्वारा। लिख लीजिए वित्त मंत्री द्वारा 9वीं बार बजट जो है प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत किया गया। किया गया याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि पूंजीगत व्यय कितना था यानी कि कैपेक्स कितना था इसमें अगर पूंजीगत व्यय पूछे पूंजीगत व्यय कितना था तो पूंजीगत व्यय याद रखिएगा इस पे 12.2 लाख करोड़ रुपीस था। लिख लीजिए 12.2 लाख करोड़ रुपया जो था वो क्या था। ये था पूंजीगत व्यय का। जबकि पिछली बार देखा जाए तो 11.2 लाख करोड़ रुपया था पिछले वर्ष अगर पूछा जाए। इस वर्ष की 26-27 का ये पूंजीगत व्यय था। ये किसका पूंजीगत व्यय है। ये 26-27 का पूंजीगत व्यय है। जबकि पिछले साल देखा जाए 2025-26 का पूंजीगत व्यय अगर आपसे पूछे तो 25-26 का था 11.2 लाख करोड़ रुपया। ठीक है। तो डिफरेंस आपने देख लिया कि पिछले साल 11.2 लाख करोड़ रुपया था लेकिन इस बार कितना था 12.2 यानी कि 12.2 लाख करोड़ रुपीस जो था। इसके साथ साथ राजकोषीय घाटा की बात की जाए। राजकोषीय घाटा कितना था तो राजकोषीय घाटा याद रखिएगा इस बार के बजट में राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो राजकोषीय घाटा याद रखिएगा जीडीपी का 4.3% था। ठीक है। जीडीपी का कितना था। जीडीपी का 4.3% था। क्लियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2030 तक जो है 50% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। यह भी याद रखिएगा इस जीडीपी को 2030 तक 50% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। इज दैट क्लियर। तो ये भी बात आप सभी को याद रखना है। तो अगर आपसे एक एक क्वेश्चन कोई भी पूछे अच्छा जीडीपी ग्रोथ कितना है तो जीडीपी ग्रोथ याद रखिएगा जीडीपी जो ग्रोथ है वो कितना है तो जीडीपी ग्रोथ इस बार का 7 to 7.5% है। 7 to 7.5% है। ये क्या है ये जीडीपी ग्रोथ है। तो जितना भी मैं आपको डेटा दे रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे बजट का आकार पूछे तो आप बता सकते हैं कि सर जो बजट का आकार है ना तो बजट का आकार कितना है 53.5 लाख करोड़ रुपीज था। पूंजीगत व्यय कितना है 12.2 लाख करोड़ रुपीज है। जबकि पिछले साल अगर पूछे तो 11.2 लाख करोड़ रुपीज था। याद रखिएगा जीडीपी ग्रोथ कितना है 7 to 7.5% है। राजकोषीय घाटा कितना है जीडीपी का 4.3% है। ठीक है। और 2030 तक कितना लाने का लक्ष्य रखा गया है 50% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये डेटा आप सभी को जानना चाहिए।
इस बार के बजट यानी कि 2026-27 का जो बजट आया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, तो ये बातें आपको बजट में कही गई है। कुछ प्रमुख योजनाओं की घोषणा भी की गई है। इस बार के जो बजट में कुछ प्रमुख योजनाओं की घोषणा की गई है, जैसे एक एक योजनाओं के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो लिख लीजिए कुछ प्रमुख योजनाएं की घोषणा कौन कौन सी की गई है जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। प्रमुख योजनाएं, मैं सिर्फ कोर बता रहा हूं कि आपके पेपर में यूपीएससी के प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन पूछे तो आप बता सके। जैसे बायो फार्मा शक्ति की बात की गई है। किसकी बात की गई है, लिख लो, बायो फार्मा शक्ति की बात की गई। व्हाट इज बायोफार्मा शक्ति, क्या है? इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए की देने की बात की गई। कितना? 10,000 करोड़ रुपीस की बात की गई है। और यह भारत को बायोफार्मा हब बनाने हेतु किया गया है। किस लिए किया गया है? भारत को बायो फार्मा हब बनाने के लिए किया गया है, के लिए किया गया, बायोफार्मा हब बनाने के लिए किया गया है। इसके साथ साथ जो है 3 नए जो है निपर जो है संस्थान की भी स्थापना की गई है, की बात की गई है। 3 नए नाइपर संस्थान, इंस्टीट्यूट की बात भी की गई है। इंस्टीट्यूट की बात की गई है। तो अगर आपसे बायोफार्मा शक्ति के बारे में पूछे तो इस बार की योजना में इसका चर्चा किया गया है। दूसरा है भारत जो है विस्तार। दूसरा लिख लीजिए, सेकंड, भारत विस्तार के बारे में क्या कहा गया है? भारत विस्तार योजना, ऐसे लिखिए, भारत विस्तार योजना। ये जो भारत विस्तार योजना है इसमें क्या चर्चा किया गया है? इसके लिए जो भारत विस्तार योजना है, किसानों के लिए बहुत सारी लैंग्वेज यानी कि बहुभाषी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की बात की गई है। किसानों के लिए बहुभाषी मतलब एक से ज्यादा भाषाओं में एआई टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की बात की गई है, किट की बात की गई है। ठीक है, खेती की सलाह की बात इसमें की गई है, खेती सलाह की बात की गई है। तो ये भी योजना की बात इसमें किया गया है। तीसरा याद रखिएगा, तीसरा जो बात किया गया है वह किया गया है आईएसएम 2.0। आईएसएम मतलब इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की बात की गई है। तीसरा लिख लीजिए, आईएसएम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। अब ये क्या है भाई? इसके लिए क्या करना है? तो इसके लिए कम से कम जो है 1,000 करोड़ रुपए की बात की गई है। कितना बजट है? 1,000 करोड़ रुपीज की बात की गई है। और चिप और सेमीकंडक्टर की डिजाइन की बात की गई है। किसके बारे में? चिप, ऐसे लिख लीजिए, चिप एंड सेमी कंडक्टर डिजाइन की बात की गई है। ये सारी चीजें याद रखना है आप सभी को। इसके साथ साथ नेशनल फाइबर स्कीम की बात की गई है। लिख लीजिए, चौथा, नेशनल फाइबर स्कीम। नेशनल, ऐसे लिखिए, नेशनल फाइबर स्कीम। नेशनल फाइबर स्कीम की बात अगर हम करें तो इसमें सिल्क की बात की गई है, जूट जैसे प्राकृतिक रेशों से आत्मनिर्भरता की बात की गई है। सिल्क, जूट जैसे प्राकृतिक, सिल्क जूट जैसे प्राकृतिक अगर बात की जाए, रेशों में आत्मनिर्भरता की बात की गई है। रेशों में आत्मनिर्भरता की बात की गई है। इसके साथ साथ जो है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना की बात की गई है। लिख लीजिए, पांचवा पॉइंट, महात्मा गांधी, इस सब बजट की बात की गई है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना। अब ये क्या है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना? ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसमें खादी और हथकरघा का मॉडर्नाइजेशन की बात की गई है। खादी
और हथकरघा के आधुनिकीकरण, जिसे मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, आधुनिकीकरण की बात की गई है, की बात क्लियर है। तो ये भी बात आप सभी को इंक्लूड करना है। अगला है कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम, लिख लीजिए। छठवां जो बात की गई है, कोस्टल कार्गो, लिखो कोस्टल, कोस्टल कार्गो, ऐसे लिखे, कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम, कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम। इसमें 2047 तक, लिख लीजिए 2047 तक क्या करना है इसमें, इसमें जो है जलमार्ग हिस्सेदारी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। लिखिए, जलमार्ग हिस्सेदारी, हिस्सेदारी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया। क्लियर है। तो ये सारी बातें इस बार के बजट में कही गई है। ठीक है। तो आप सभी को जितना भी मैं आपको इस पे टॉपिक बता रहा हूं, जितना भी मैं आप सभी को बता रहा हूं, ये सब आप सभी को याद भी रखने हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये सारी पॉइंट्स जो है उसको याद रखिएगा। 7 नए जो है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की इस बार बात की गई है बजट में। 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग की बात की गई है अगले 5 वर्षों में। तो ये सब भी आप सभी को बजट में याद रखना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें स्कीम है, सब याद रखना आप सभी को। अगर इस बार के बजट पे देखा जाए तो आयकर का जो स्लैब होता है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। नया जो आयकर एक्ट जो है, जो अधिनियम है, वो लागू कब से होगा वो याद रखिएगा। तो लिख लीजिए, कुछ की पॉइंट लिख लीजिए। की पॉइंट, आयकर इनकम टैक्स, आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं, बदलाव नहीं। इसके साथ साथ याद रखिएगा, नया जो एक्ट आएगा, नया आयकर एक्ट, वो कब से लागू होगा, वो 1 अप्रैल 2026, याद रखिएगा 1 अप्रैल 2026। ठीक है। तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। जो आईटीआर है, इनकम टैक्स रिटर्न जिसे कहते हैं, उसकी संशोधित जो है रिटर्न की अंतिम तिथि कब होगी, आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न, लिख लीजिए इनकम टैक्स रिटर्न की संशोधित तिथि कब से होगी, संशोधित तिथि कब से होगी, तो ये रखिएगा 31 मार्च से होगी। कब से होगी, 31 मार्च से होगी, याद रखिएगा। कैंसर और दुर्लभ रोगों की 17 दवाओं पर क्या किया जाएगा, कस्टम ड्यूटी का समाप्त किया गया है। याद रखिएगा, कैंसर और दुर्लभ रोगों पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को समाप्त किया गया। जो कस्टम ड्यूटी लगता है ना, उस कस्टम ड्यूटी को क्या किया गया है, उसे समाप्त कर दिया गया है। तो ये भी आप सभी को इस बार के बजट में ये सब चीजें आप सभी को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो है, आप जानते हैं कि बजट जो है इस बार निर्मला सीतारमन जी के द्वारा 9वीं बार प्रस्तुत किया गया है, और इसकी तारीख जो है 1 तारीख को शुरू भी किया गया है। इसके साथ साथ जो विजन रखा गया है कि विकसित भारत 2047 का विजन भी रखा गया है। ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आप सभी को याद रखना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि चलिए ये सब चीजें तो आपने बताया सर कि बजट बजट में ये सारी चीजें हैं, आप मुझे बताएं कि किस सेक्टर के लिए कितना पैसा दिया गया है। तो उद्योग के लिए अगर हम बात करें तो एमएसएमई ग्रोथ जो फंड है उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए दिया गया है। इसके साथ साथ चूंकि परीक्षा में पूछ भी देता है, आपके इकोनॉमिक्स को जो है करंट के अपडेट से पूछ देता है। जैसे मान लीजिए पूछे कि पीएम किसान के लिए कितना दिया गया है, तो लिखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैं लिखवाने वाला हूं। प्रमुख जो है योजनाओं के लिए आवंटित राशि, लिखिए प्रमुख योजनाएं
और लिखिए आवंटित राशि, कितना पैसा जो है सरकार के द्वारा आवंटित किया गया, आवंटित राशि। जैसे कुछ योजनाएं हैं, जैसे अगर मैं कहूं पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान योजना, जिसे हम पीएम किसान कहते हैं, तो इसके लिए सरकार ने इस बार जो बजट में दिया है, इसके लिए 63,500 करोड़ रुपया दिया है। 63,500, लिख लीजिए 63,500 करोड़ रुपया दिया है। दूसरा लिखिए आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत के नाम सुना होगा, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत, प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का जो है कैशलेस जो है बीमा का इलाज करा सकते हैं अपने परिवार का। इसके लिए 9,500 करोड़ रुपया जो है इसके लिए रिलीज किया गया है। जल जीवन मिशन जो काफी चर्चा में रहा है, उत्तर प्रदेश में भी आपने सुना होगा, जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन के लिए कितना पैसा रिलीज किया गया है? इसके लिए 67,000 करोड़ रुपए, 67,000 करोड़ रुपए जो है रिलीज किया गया है। पीएम आवास योजना, लिख लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास योजना। ये सब आपके यूपीएससी में इन्हीं में से चारों में से दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि कौन किसके लिए कितना पैसा एलोकेट किया गया है। तो ये आपका है 85,000 करोड़ रुपीज, करोड़ रुपए हैं। इसके साथ साथ पीएम आवास होगा मनरेगा, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, महात्मा गांधी वाला जो है, पहले नरेगा था, बाद में मनरेगा हो गया, रेगा। मनरेगा के लिए सबसे देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट 86,000 करोड़ रुपया जो है मनरेगा के लिए रिलीज किया गया है। 100 दिन का काम है मनरेगा में, तो याद रखिएगा इस मनरेगा में जो है 86,000 करोड़ रुपया दिया गया है। तो सबसे हाईएस्ट किस में दिया गया है? तो अगर टॉप 1 2 3 का अगर किया जाए तो सबसे हाईएस्ट कौन है? सबसे हाईएस्ट आपका है तो वो किसका है? मनरेगा का है, आप देख सकते हैं। उसके बाद किसका है? पीएम आवास का है। उसके बाद देखें तो ये देखिए थर्ड में कौन है? जल जीवन मिशन का है। उसके बाद कौन है? पीएम किसान है, एंड लास्ट में आयुष्मान भारत का कम है। यानी कि टोटल अगर आप देखें तो ये चीजें भी आप सभी को याद रखनी है, इसी में से आपसे उठा के पूछ देगा। ये याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ दे कि भाई मनरेगा के लिए कितना दिया है, तो 86,000 करोड़ रुपया जो है मनरेगा के लिए दिया है। अगर आपसे पीएम आवास पूछे तो 85,000 रुपीज जो है पीएम आवास है। अगर जल जीवन मिशन 67,000 करोड़ रुपीज जो है जल जीवन मिशन के लिए दिया गया है। क्लियर है? तो ये भी डेटा आप सभी को याद रखना है इस बार के बजट में। इसके साथ साथ और भी चीजें हमको याद रखनी है, जैसे अगर मान लीजिए मैं पूछे कि प्राइवेट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है इनोवेशन के लिए कितना करोड़ रुपया दिया गया है, तो 20,000 करोड़ रुपए। लिख लीजिए प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेसिकली कहा जाए इनोवेशन, एंड इनोवेशन लिख लीजिए, इनोवेशन के लिए कितना? तो 20,000 करोड़ रुपया जो है दिया गया है। क्लियर है? इसके साथ साथ जो है पीएलआई के लिए, पीएलआई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर, को लगभग 40,000 रुपए करोड़ रुपए दिया गया। पीएलआई इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक प्लस सेमीकंडक्टर, लगभग कितना है? 40,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे, ये तो याद रखना, ये सारे डेटा जो है वो याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि सर परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए कितना किया गया है, तो जो व्यय किया गया है परिवहन में, व्यय किया गया है 5,98,520 करोड़ रुपीज। ठीक है, तो खैर इतना सब नहीं जानना है, जो मेन मेन चीजें थी हमने आपको बताने का प्रयास किया। रक्षा मंत्रालय अगर देखा जाए तो इस बार के बजट में जो रक्षा मंत्रालय है वो है 7.85 है। ठीक है, इनकी 15% की वृद्धि आधुनिकीकरण के लिए भी याद रखेगा। सड़क परिवहन के लिए 5.98 है। ये सारी चीजें भी आप सभी को जानना भी चाहिए। तो जितना बताया हूं कम से कम उतनी चीजें कम से कम आपको याद रखना चाहिए भी, चूंकि पेपर में इससे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस बार के बजट में हमने कहा कि 7 जो है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। 7 जो है हाई
स्पीड रेल कॉरिडोर, ये कहां कहां होंगे रेल कॉरिडोर, इसके बारे में हमको चर्चा करना है। तो एक आपका रहेगा मुंबई पुणे, याद रखिएगा मुंबई टू पुणे, मुंबई पुणे, तो इसमें से पूछ देगा कौन नहीं है। दूसरा याद रखिएगा पुणे टू हैदराबाद, लिख लीजिए पुणे टू कहां पर है, हैदराबाद। तीसरा लिखिए हैदराबाद टू बेंगलुरु, हैदराबाद, हैदराबाद टू बंगलुरु। चौथा लिख लीजिए हैदराबाद टू चेन्नई, लिखिए हैदराबाद बाद टू चेन्नई। पांचवा लिख लीजिए चेन्नई टू बेंगलुरु, लिखिए चेन्नई बंगलुरु। छठवा लिख लीजिए दिल्ली टू वाराणसी, दिल्ली टू वाराणसी। टोटल कितने हैं, टोटल याद रखिएगा 7 किया गया है, तो छठवा दिल्ली टू वाराणसी है। और सातवां लिख लीजिए वाराणसी टू सिलीगुड़ी, वाराणसी टू सिलीगुड़ी कहां पड़ता है, बंगाल में पड़ता है सिलीगुड़ी। क्लियर है। तो ये 7 जो है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात भी इस बार के बजट में किया गया है। कैंसर की 17 दवाओं पर जो है आयात शुल्क जो है खत्म कर दिया गया है। 7 जो दुर्लभ बीमारियां की दवाएं भी ड्यूटी फ्री कर दी गई हैं। 3 आयुर्वेदिक एम्स और मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 मेडिकल हब बनेंगे, ये भी इस बार के बजट में कहा गया है। तो याद रखिएगा ये सारी चीजें। तो अगर इस बार पूछे कि सर कैंसर की कितनी दवाओं पर, तो कैंसर की 17 दवाओं पर लिख लीजिए, कैंसर की 17 दवाओं पर क्या किया गया है, 17 दवाओं पर आयात शुल्क खत्म किया गया है, याद रखिएगा आयात शुल्क खत्म। ठीक है। 7 दुर्लभ बीमारियों की, लिखिए 7 दुर्लभ बीमारियों, जो 7 दुर्लभ बीमारियां, उन बीमारियों की दवाएं भी क्या की गई हैं, दवाएं ड्यूटी फ्री कर दी गई हैं, ड्यूटी फ्री कर दी गई। 3 आयुर्वेदिक एम्स की बात की गई है, 3 जो है आयुर्वेद एम्स, 3 जो है आयुर्वेदिक बेसिकली कहा जाए एम्स की बात की गई है। और मेडिकल टूरिज्म के लिए लिख लीजिए मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म के लिए क्या होगा, मेडिकल टूरिज्म के लिए जो है 5 मेडिकल हब बनेंगे, कितने, 5 मेडिकल हब बनेंगे। ये भी बात इस बार के बजट में जो है इस बार कहा गया है कि 5 मेडिकल हब बनेंगे, ये भी कहा गया है। इसके साथ साथ जो टायर 2 और टायर 3 जितने भी सिटीज हैं, उन शहरों के विकास के लिए सरकार ने कहा है कि हम 12.2 लाख करोड़ रुपए का खर्च हम करेंगे। तो याद रखिएगा जितने भी टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज हैं, टायर 2 एंड टायर 3 सिटी के डेवलपमेंट के लिए लिख लीजिए, डेवलपमेंट के लिए सरकार कितना देगा, तो डेवलपमेंट के लिए याद रखिएगा 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लगा, 12.2 करोड़ रुपए खर्च। ठीक है, ये सब डेटा याद रखिएगा। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में जो है कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना की जाएगी, याद रखिएगा कंटेंट क्रिएटर लैब। आजकल कंटेंट की बात की जा रही है, क्रिएटर, ये नई चीजें हैं जो बता रहा हूं, क्रिएटर्स लैब की स्थापना, ये पहली बार ऐसी चीजें देखने को मिल रही है इस बार के बजट में। कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना की बात की गई है। तो याद रखें कितना, तो इसमें याद रखेगा 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों, स्कूल 500
कॉलेजों कॉलेजों में, 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजों में। इसके साथ साथ सरकार ने यह भी कहा इस बार के बजट में कि 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल, यानी कि हर जिले में एक हॉस्टल लड़कियों के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। एक गर्ल्स क्या बनाया जाएगा? हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। ठीक है, तो लमसम लगभग कितने जिले हैं? तो भारत में लगभग इस समय अगर हम बात करें तो 800 जिले। हर जिले में क्या बनाया जाएगा? एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की बात भी इस बार के बजट में किया गया। ये सारी चीजें आप सभी को याद होनी चाहिए। ठीक है, ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये सब याद होना चाहिए। इस बार ऑरेंज इकोनॉमी की बात की गई है। इस बार कहा गया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई के सहयोग से 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में जो है एनिमेशन, जिसमें हम विजुअल्स की बात करेंगे, जिसमें हम गेमिंग की बात करेंगे, जिसमें हम कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना की भी बात किया गया, जो अभी मैंने आप सभी को जिक्र भी किया है। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है इस बार के बजट में। इसके साथ साथ बजट में और भी चीजें हमको जानना है कि भाई किसके लिए कितना चीजें है, क्या है, क्यों नहीं है। याद रखिएगा, चैंपियंस जो है एमएसएमई एवं सूक्ष्म उद्यमियों को समर्थन दिया गया है। सरकार ने चूंकि जो भी एमएसएमई को चैंपियंस के रूप में जो है, यानी कि जो लोग सूक्ष्म लघु उद्योग में काम कर रहे हैं, उनको विकसित करने के लिए त्रिस्तरीय दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। इसके अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए के एमएसएमई ग्रोथ फंड की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा गया। तो ये बात आप जरूर लिख लीजिए। लिखिए, चैंपियंस एमएसएमई एवं सूक्ष्म उद्यमियों को समर्थन। चैंपियंस, ऐसे लिखिए, चैंपियंस एमएसएमई एंड, जो लिखिए चैंपियंस एमएसएमई एंड सूक्ष्म उद्यमियों को समर्थन। सूक्ष्म उद्यमियों को समर्थन भाई कैसे देंगे आप समर्थन? तो एमएसएमई को चैंपियन के रूप में विकसित करने हेतु लिख लीजिए, एमएसएमई को चैंपियंस के रूप में विकसित करने हेतु क्या किया जाएगा? विकसित करने हेतु त्रिस्तरीय दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। लिख लीजिए, त्रिस्तरीय दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। इसके अंतर्गत कितना? 10,000 करोड़ रुपए के एमएसएमई ग्रोथ फंड की स्थापना की बात की गई है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए के एमएसएमई फंड की बात की गई है। ठीक है, तो ये भी बात आपको इसमें याद रखना है कि 10,000 करोड़ रुपए के एमएसएमई फंड की बात भी इसमें किया गया है। क्लियर है सबको? तो ये सारी चीजें भी इस बार के बजट में आप सभी को कहा गया है। अभी मैंने कहा कि बड़े औद्योगिक लॉजिस्टिक कॉरिडोर के निकट जो है 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप की स्थापना भी की जाएगी, शिक्षा के लिए जो काम किया जा रहा है इस बार के बजट में। तो एजुकेशन के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें, एजुकेशन को लेकर इस बार के बजट में, तो इस बार के बजट में यह कहा गया है कि बड़े औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक कॉरिडोर के निकट, लिखिए, बड़े औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक का मतलब होता है जहां सामान ढुलाया जाता है, लॉजिस्टिक कॉरिडोर के निकट क्या किया जाएगा? 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप की स्थापना। लिख लीजिए, 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप की स्थापना। 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप की, यह है 5, तो 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप की स्थापना। ठीक है, तो ये भी बात आप सभी को इस बार के बजट में कहा गया है। इसके साथ साथ
चिकित्सा की भी बात की गई भाई, 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना भी की जाएगी। ये भी हम चर्चा कर चुके हैं इस बार के बजट में जो लेकर कहा गया है। इसके साथ साथ और भी चीजें हैं कि राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं केटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद का उन्नयन करके राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना, यानी कि जो टूरिज्म को लेकर बात किया जाए तो राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना की जाएगी। संस्थान की स्थापना भी इस बार के बजट में किया गया है। ठीक है, तो आतिथ्य संस्थान की भी बात की गई है। 20 पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइडों का कौशल विकास किया जाएगा, लिख लीजिए। 20 पर्यटन स्थलों पर जो कहा गया है इस बार के बजट में 10,000 गाइडों का कौशल, 10,000 गाइडों को कौशल प्रदान किया जाएगा। प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 12 सप्ताह का हाइब्रिड प्रशिक्षण होगा इनका। तो ये जो जितने भी गाइड होंगे कितने सप्ताह का, 12 सप्ताह, 12 वीक्स का प्रशिक्षण होगा इनका। ट्रेनिंग होगी, प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, तो उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा गाइडों को, क्योंकि गाइड ही पर्यटन स्थल पर जो है सारा देखते हैं, सारी चीजें बताते हैं। इसके साथ साथ पूर्वोत्तर यानी कि जो हमारा ईस्टर्न एरिया है या नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर विशेष फोकस किया गया है। क्या फोकस किया गया है? ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट एरिया पर विशेष फोकस। ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट एरिया पर विशेष फोकस किया गया है। विशेष फोकस ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट एरिया पर विशेष फोकस किया गया। जैसे दुर्गापुर है, दुर्गापुर में एकीकृत जो है पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे का विकास किया जाएगा, लिख लीजिए। दुर्गापुर में एकीकृत, दुर्गापुर में एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे का विकास किया जाएगा। औद्योगिक गलियारे का विकास, गलियारे का विकास किया जाएगा। गलियारे का विकास किया जाएगा। 5 उत्तर पूर्वी राज्यों में पर्यटन स्थलों का निर्माण किया जाएगा, लिख लो। 5 उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट, 5 उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट की बात किया गया राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों का निर्माण। राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों का निर्माण किया जाएगा, यह भी कहा गया है। ठीक है, और इसमें 5 पर्यटन स्थल की तो बात की गई है। इसके साथ साथ याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश हुआ। इसके साथ साथ एक चीज और कही गई है कि 4,000 इलेक्ट्रॉनिक बसों की व्यवस्था भी की जाएगी, लिख लो। 4,000 इलेक्ट्रॉनिक बसों की व्यवस्था। 4,000 इलेक्ट्रॉनिक जो बस है, आजकल इलेक्ट्रिक बस की व्यवस्था नितिन गडकरी जी बार बार कह रहे हैं। 5 राज्य जैसे मैंने कहा, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, असम में, मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में। याद रखिएगा, ये नोट करके मैं लिखवा देता हूं आपको। AR का मतलब अरुणाचल, अरुणाचल, AR मतलब अरुणाचल प्रदेश हो गया। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश हो गया, पहला लिख लीजिए। सिक्किम हो गया, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, त्रिपुरा लिख लीजिए, त्रिपुरा हो गया। इसके साथ साथ असम हुआ, मणिपुर हुआ, मिजोरम हुआ, लिख लीजिए। असम है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये जितने भी राज्य हैं, मिजोरम हुआ, असम, मणिपुर है, यह सभी जगह क्या किया जाएगा? यहां पर बौद्ध सर्किट विकास योजना की बात की गई है। क्या पर? बौद्ध सर्किट विकास योजना की, बौद्ध सर्किट विकास योजना की बात की गई है। योजना की बात, आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में एक मठ है, तवांग मठ।
तवांग मठ। और ये क्या है? तवांग मठ बौद्धों का सबसे बड़ा मठ है, बौद्धों का सबसे बड़ा मठ है। क्या है? बौद्धों का सबसे बड़ा क्या है? तवांग मठ क्या है? बौद्धों का सबसे बड़ा मठ भी है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा, आपके पेपर में आर्ट एंड कल्चर से कंप्लीट करके पूछ सकता है। इसके साथ साथ हमने बायोफार्मा शक्ति के बारे में हमने चर्चा किया ही है कि भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए जो है अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, याद रखिएगा। तो ये भी बात याद रखिएगा। तो इस बार के जो बजट में बायोफार्मा शक्ति की बात अगर हमने शुरुआत में ही कहा था, बायोफार्मा फार्मा शक्ति की बात की गई है। तो बायोफार्मा शक्ति के लिए जो मैंने कहा कि इस बार के बजट में कहा गया है कि भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र, भारत को वैश्विक, भारत को याद रखिएगा वैश्विक जो कहा जाए बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र, बायो फार्मा विनिर्माण केंद्र, बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए, बनाने के लिए अगले 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, आवंटित किए गए हैं। ठीक है, मतलब किए जाएंगे, बेसिकली ये कहा जाए तो सही रहेगा। तो ये भी बात इस बार के बजट में किया गया है। तो जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ, इस बार बजट काफी इंपॉर्टेंट है और 9वीं बार वित्त मंत्री जी ने इस चीजों को लेकर आपसे चर्चा परिचर्चा भी किया है। तो ओवरऑल जितनी भी बातें थी हमने इस बार के बजट में आप सभी से बातें किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जो है जितना भी बजट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन था वो सारा इंफॉर्मेशन मैंने देने का पूरा प्रयास भी किया है, और आप लोग को जो है चीजें समझ में आई होंगी। तो वित्त मंत्री जी के द्वारा जो है इस बार 9वीं बार जो है बजट प्रस्तुत किया गया है। तो जितनी भी बातें थी 2026-27 के जो बजट में आपको जो जो चाहिए था मैंने पूरा कंप्लीट आप सभी को बताया। तो वो याद रखिएगा किसके लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है। हर जिले में महिला हॉस्टल की मतलब की बात की गई है, और जो जो चीजें कही गई हैं जो मैंने बजट में बोला भी है। तो बजट से रिलेटेड जो भी क्रक्स टाइप का जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो बायो फार्मा शक्ति के बारे में हो, चाहे वो जितने भी बौद्ध सर्किट विकास योजना की बात की गई हो, चाहे वो ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट एरिया पर विशेष फोकस की बात की गई हो, चाहे वो राष्ट्रीय अतिथय की जो संस्थान की स्थापना की बात की गई हो, चाहे एजुकेशन को लेकर जो है बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के निकट 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप की स्थापना की बात हो, चाहे चैंपियंस जो है एमएसएमई उद्योग की बात हो, चाहे गर्ल्स हॉस्टल की सॉरी की बात हो, चाहे टायर 2 एंड टायर 3 सिटी के डेवलपमेंट की बात हो, ये सारी चीजें हमने चर्चा किया। कैंसर की दवाओं पर आयात शुल्क खत्म किया गया, 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर, या 3 आयुर्वेदिक एम्स की, या मेडिकल टूरिज्म की बात की गई है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात भी इस बार के बजट में की गई है। प्राइवेट रिसर्च की बात की गई है। ये सारी बातें इस बार के बजट, प्रमुख योजनाओं के लिए कितना पैसा दिया गया, ये सारी चीजों पे हमने चर्चा किया। इसके साथ साथ इस बार के बजट में जो की पॉइंट था आयकर स्लैब को लेकर, या कोस्टल कार्गो को लेकर, या महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना, या नेशनल फाइबर स्कीम को लेकर, या आईएसएम को लेकर, या भारत विस्तार योजना को लेकर, या जो भी बायोफार्मा को लेकर, या बजट का आकार को लेकर, हम हर मुद्दे पर आप सभी से चर्चा परिचर्चा इस बार किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि 2026-27 का जो भी बजट है आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा इस बार का जो बजट है 9वीं बार जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। क्लियर है सबको? और 9 बार अलग अलग साड़ियों में इन्होंने अपना बजट प्रस्तुत भी किया था, आप सभी जानते भी हैं। हर साल बजट लेके आती है 1 फरवरी को ही, इस बार भी 1 फरवरी को बजट आया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। अपने कमेंट अपने सुझाव मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अन्य वीडियो को भी लेकर बहुत जल्दी आऊँगा। जो लोग नए हों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मेरी और भी कोई वीडियो आए डायरेक्ट आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद, थैंक यू।